मैंने इस बार यहाँ शहर से भाजपा के लिए अपनी उम्मीदवारी दी। कारण ये था कि कई लोग आते थे और कहते थे कि मैडम आप चुनाव लड़िए, ये जनता की तरफ से कहा गया मुझे। दूसरी बात ये हुई कि ये सीट पिछली बार अब दुर्भाग्यपूर्ण कहिए इसको कि हमारे भाजपा के कैंडिडेट हार गए, तो इस सीट पर भाजपा की फिर से जीत हो, इस सीट पर कब्जा हो, इसलिए मुझे लगा कि शायद भाजपा नए चेहरे को मौका देगी, एक महिला को मौका देगी। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि मैं कभी किसी गुट में नहीं रही, मैं हमेशा भाजपा की सच्ची सिपाही रही हूँ। जो जिलाध्यक्ष ने, जो प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा उसको मैंने किया, तो पूरी तन्मयता से मैं एक भाजपाई हूँ और मैंने अपनी दावेदारी अपने नेताओं के सामने, शीर्षस्थ नेताओं के सामने रखी है। अगर वो उस पर विचार करते हैं और अगर मुझे मौका देते हैं तो मुझे यकीन है कि मैं ये सीट जीत कर दूंगी। लेकिन मैं स्पष्ट करूं कि मैं लड़ूंगी तभी जब मुझे पार्टी टिकट देगी। स्वर्गवासी माँ को लेकर अगर आप कहिएगा तो राहुल जी, तेजस्वी जी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी माँ को कोई गाली देता तो आप क्या करते? तेजस्वी यादव वो इतने डिस्परेट हो चुके हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन अब वो लगता है उप मुख्यमंत्री या सीधे विधायक पर भी संतोष कर लेंगे, ये सरेंडर मूड में आ चुके हैं। आप गाँव में जाइए ना, लोग सीधे कहती हैं, महिलाएं खास करके कहती हैं कि ना ना नीतीश जी के वोट देबै, मोदी जी के वोट देबै, काहेला आए हमरा सबके पैसा दिलती ना, अनाज दिलती ना, बिजली दिलती ना, पानी दिलती ना। तो जनता, एक कॉमन मैन ये समझ रहा है कि उसकी ज़रूरतों को ये एनडीए सरकार पूरी कर रही है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और अभी जो बात सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है कि कांग्रेस और जो महागठबंधन है बिहार में एक रैली कर रहे थे। रैली का उद्देश्य तो उनका था कि चुनाव आयोग और जो वोटर आईडी पहचान पत्र है उससे लेकर के, लेकिन फिर दरभंगा में हुए जो उनकी सभा थी वहाँ पर जिस तरह की बातें हुई उसने इस पूरे घटनाक्रम का जो है वो रुख मोड़ लिया और देशव्यापी रूप से इस घटना की भर्त्सना की जा रही है। और बार बार यही कहा जा रहा है कि क्या विपक्ष जो है वो एक कंपटीशन कर रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनको गाली देने के लिए। इसी पूरे विषय में और पूरे जो विधानसभा चुनाव आने वाला है हमारे बिहार का, इस संदर्भ में पूरी तमाम बातें करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारी शहर की जाने मानी चेहरा प्रोफेसर ममता रानी जी, जो कि प्रिंसिपल भी हैं एलएनटी कॉलेज की और साथ ही साथ भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की सदस्य भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट लुक बिहार का। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने इसके ऊपर धरना प्रदर्शन भी दिया और लगातार राष्ट्रीय मंच हो या फिर क्षेत्रीय मंच हो, हर जगह से इस घटना का विरोध हो रहा है। और अगर देखा जाए तो इनको ऐसा लगता है जैसे कि प्रधानमंत्री का पोस्ट इनका कोई अपने घर का कोई सदस्य हो और छोटी छोटी बातें, चाय वाला या चौकीदार तो कहना मामूली सी बात हो गई, अब तो वो लोग उनकी माँ तक पहुँच गए हैं। क्या कहें? देखिए, ये संस्कारों की कमी है विपक्ष में, चाहे वो राहुल जी हों, तेजस्वी जी हों। संस्कार इन्हें मिले नहीं हैं, भारतीयता इनमें है नहीं। अगर भारतीयता होती तो इनको ये पता होता कि माँ किसी की भी पूजनीय है और हम लोग पूजनीय को इतना इज्जत देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं कि गाय को माता कहते हैं, धरती को माता कहते हैं और भारत को, अपने देश को भी माता कहते हैं और प्रणाम करते हैं। तो माँ की गाली ये तो बहुत ही कुत्सित मानसिकता का परिचायक है और ये लगभग उनका ट्रेंड बन चुका है। प्रधानमंत्री आपके देश के सर्वोच्च पद पर हैं, वो विदेशों में जाते हैं तो विदेशी लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं और आप अपने घर में उनसे इस तरीके से बात करते हैं जैसे आप किसी मजदूर से अगर बात कीजिएगा तो वो हाथ छोड़ बैठेगा अगर इस तरीके से गाली दीजिए। कभी चोर है, कभी विषैला सांप है, कभी राक्षस है, तो कभी हिटलर है। इस तरीके के मतलब जितने
वो घटिया शब्द उपयोग किए जा सकते हैं वो देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इस पद की अपनी गरिमा है। आप उनके कार्यों पर बोलिए, उनकी नीतियों पर बोलिए, उनसे बहस की मांग करिए। विपक्ष का एक तरीका होता है, विपक्ष आप हैं, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है, आपको वार करने का अधिकार है, लेकिन वो शब्दों के वार हो और काम के बारे में बात हो। यह व्यक्तिगत किसी की, और वो भी किसी की स्वर्गवासी माँ को लेकर अगर आप कहिएगा तो राहुल जी, तेजस्वी जी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी माँ को कोई गाली देता तो आप क्या करते? क्या आप चुप बैठ जाते हैं? तो देश भी चुप नहीं बैठेगा। हर जगह महिलाओं ने प्रदर्शन किया है आगे बढ़ कर के, क्योंकि ये एक माँ की गाली नहीं है, ये पूरे महिला समाज को गाली है। तो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और अभी और होंगे। अभी तो हम लोगों ने प्रदर्शन किया, घेराव किया है, फिर मौन जुलूस काले कपड़े में निकाला है, अभी हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और ये तब तक जारी रहेगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते। और अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो अंतिम अदालत तो जनता की अदालत है। चुनाव आने ही वाला है तो जनता उनको बताएगी कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देने की सज़ा क्या हो। और वो भी हमारे देश में जहाँ पितृपक्ष की परंपरा है, और बिहार में जिसको कि पिंडदान का जो क्षेत्र है उसके लिए कहते हैं कि देश भर से लोग गया आते हैं, यानी बिहार के क्षेत्र में आते हैं, और उस धरती पे आकर इस तरह का दिवंगत माता के ऊपर जो आक्षेप किया गया वो कहीं भी जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक बात, जब भाजपा की तरफ से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें कहा गया कि अब जो है विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, उसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो आप क्या देखती हैं आगामी चुनाव को लेकर के विपक्ष की हरकत को? जी, ये बिल्कुल सही है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, क्या मुद्दा रहेगा? महिलाओं के लिए इतने काम हो रहे हैं, किसानों के लिए इतना काम हो रहा है, किसान सम्मान निधि योजना, एनडीए सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री की, महिलाओं के लिए महिला उद्यमी योजना, आशा कार्यकर्ता का वेतनमान बढ़ा, ममता कार्यकर्ता का वेतनमान बढ़ा, 35% बिहार की मूल महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दिया, पंचायती स्तर चुनाव में महिलाओं को आरक्षण है, पुलिस भर्ती में महिलाओं को आरक्षण है। तो महिलाओं के लिए इतने काम, युवाओं के लिए इतने काम हो रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने के लिए फ़ीस, अभी अप्लाई करने की फ़ीस जो हज़ारों हुआ करती थी उसको 100 रुपया कर दिया गया उनको राहत देने के लिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो 4 ही जाति की बात करते हैं, गरीब, मजदूर, किसान, महिला और युवा। तो मजदूरों के लिए श्रम कार्ड बन रहा है। तो ये तमाम काम हो रहे हैं, विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, बिजली की आपूर्ति हो रही है। तो विकास तो मुद्दा है ही नहीं, वो विकास पर क्या बोलेंगे? तो किस चीज़ पर बोलेंगे? तो वो जात पात पर बोलेंगे। पहले उन्होंने कहा कि संविधान बदल दिया जाएगा। अरे संविधान को पढ़िए, ये इतना एग्जॉस्टिव संविधान है कि इसको चुटकी बजाते बदला नहीं जा सकता है। कुछ परिवर्तन के लिए भी कई प्रक्रिया होती है, लेकिन वो सोचते हैं राहुल जी कि भारत की जनता मूर्ख है और वो बताते हैं कि संविधान बदलने जा रहे हैं। उनकी बात पर जनता ने विश्वास नहीं किया और लोकसभा चुनाव में उसका जवाब उनको दिया। अब वो एक चल रहे हैं वोट चोरी का बात लेकर के। किसी का वोट कोई चोरी नहीं करेगा। उनके तो वोट चोरी यात्रा का पोल खुल गया। कई जगह जब पत्रकारों ने सवाल किया आम लोगों से तो सब ने कहा कि नहीं, मेरा नाम तो वोटर कार्ड में है। वोटर तो इतने जागरूक है कि एक मजदूर कहता है कि हम इतने से पहले के वोटर हैं तो मेरा तो नहीं कटेगा। तो ये क्या समझाना चाहते हैं? इनके बयान देखिए कि आपका राशन कार्ड छीन के अडानी अंबानी को दे दें। अंबानी राशन कार्ड का क्या करेगा? ये तो गरीब तबके के लिए, मध्यम वर्ग के लिए है। तो वो ऐसे बेसिर पैर की बात करते हैं जिसका कि कोई मतलब नहीं होता और वो सोचते हैं कि वो जनता को बरगला लेंगे। लेकिन जनता होशियार है, जनता जानती है कि उनके लिए विकास के कितने काम हुए हैं। जनता ने 20 साल पहले का बिहार देखा है, आज का बिहार जनता देख रही है, आज के भारत को जनता देख रही है। तो उनके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए कोई एक वो नैरेटिव गढ़ लेते हैं और वो खुद ही खुश होते रहते हैं कि हम जनता को बरगला लेंगे। न तो जनता को बरगलाया जा सकता है और न उनके नैरेटिव पर किसी को विश्वास है। ये तो बात हुई जनता को बरगलाने की, लेकिन जहां उनकी एसआईआर रैली से संबंधित है, जिसमें कि वो जो भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, उसमें भी ये बात मुद्दा उठाया गया था कि महागठबंधन कहीं ना कहीं अपने मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर के भी अब जो है वो एक पशोपेश की स्थिति में आ गई। क्योंकि ये जो रैली थी उसमें हमने देखा कि दीपांकर भट्टाचार्य, स्टालिन और राहुल गांधी जो हैं वो सामने की तरफ अगुवाई कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव पीछे बैठे थे कुर्सी पर। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? बिहार की जनता क्या समझेगी इन चीज़ों? देखिए, बिहार की जनता खूब अच्छे से समझती है इस गेम को। तेजस्वी यादव
वो इतने डिस्परेट हो चुके हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन अब वो लगता है उप मुख्यमंत्री या सीधे विधायक पर भी संतोष कर लेंगे, ये सरेंडर मूड में आ चुके हैं। राहुल गांधी ने उनको ड्राइविंग सीट से भी बिहार के हटा दिया है, अगली सीट से भी हटा दिया है, और कहीं ना कहीं ये बेचैनी तेजस्वी जी में भी है, और वो भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। और जिस तरीके से इनका हिसाब किताब है, लगता है कि विपक्ष का भी आंकड़ा, ये विपक्ष के नेता बनने का भी आंकड़ा ये अगर जुटा ले तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये आईटी का ज़माना है, और जनता तक इंच इंच की खबरें पहुंच रही हैं, और जनता समझदार है, जनता सोच समझ करके वोट देगी, और इस बार एनडीए प्रचंड बहुमत से आएगा। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री का सपना तो पूरा होने से रहा, उस पर तो राहुल गांधी जी ने पानी फेर दिया, उन्हीं के गठबंधन के नेता ने पानी फेर दिया। इस यात्रा के बाद ये चर्चा पूरे बिहार में आम है कि तेजस्वी बैकफुट पर है। ये तो बात पूरी तरह से जो है वो सोशल मीडिया जो है उस पर सब दिखता है, और जनता जो है वो इतनी मूर्ख नहीं है कि वो कुछ देख करके अनदेखा करे। इसके बाद बात आती है हमारे, अगर हम अपने ज़िला की बात करें, हमारे शहर मुजफ्फरपुर की बात करें, और इसके जो जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें आप क्या देख रही हैं अभी चुनावी हलचल, आगा जनता का क्या रुख है, और क्या क्या समस्याएँ हैं जिनको सुलझाया जा चुका है और सुलझाया जाना बाकी है? देखिए, जनता को क्या चाहिए? जनता को सुविधाएं चाहिए, जनता को सड़क चाहिए, जनता को स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, जनता को बिजली चाहिए, तो पानी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें एनडीए की सरकार ने किया है। युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था, आप देखिए कि बिहार में हर 15 दिन पर हज़ारों की संख्या में रोज़गार दिए जा रहे हैं। तो महिलाओं के लिए बहुत सारे योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों की सम्मान निधि के साथ साथ आप देखिए कि पेंशन की राशि भी, वृद्धा पेंशन की राशि भी बढ़ाई गई है। तो हर स्तर पर जो मांग है या जनता जो चाहती है, उसको जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए, उसके लिए काम हो रहे हैं। आप गाँव में जाइए ना, लोग सीधे कहती हैं, महिलाएं खास करके कहती हैं कि ना ना नीतीश जी के वोट देबै, मोदी जी के वोट देबै, काहेला आए हमरा सबके पैसा देलती ना, अनाज देलती ना, बिजली देलती ना, पानी देलती ना। तो जनता, एक कॉमन मैन ये समझ रहा है कि उसकी ज़रूरतों को ये एनडीए सरकार पूरी कर रही है, और वो ये कहानी भी अपने बाबा दादा से सुन रहा है कि 20 साल पहले कैसा राज था। लड़कियां तो छोड़िए, बेटे घर से नहीं निकलते थे कि उनका अपहरण हो जाएगा और एक अन्य मार्ग में जा कर के उस अपहरण का फरियौता होगा और पैसा दे करके बेटा को छुड़ाना पड़ेगा। तो बेटे 1 घंटे लेट हो जाते थे तो गार्जियन घबरा जाते थे। तो कोई भी अब वो राज नहीं चाहेगा। इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं कि मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीट पर एनडीए की विजय होगी, और इसके अलावा बिहार में हम लोग 200-225 के पास होंगे। ये बात तो हम मान लेते हैं कि अब जो वो पुरानी जो सरकार थी बिहार की, जिसको जंगल राज के नाम से जानते हैं, वो सरकार वापस नहीं आने देंगे हम इस राज्य क्षेत्र या पूरे राज्य बिहार राज्य की जनता। लेकिन एक जो इस बार नई पार्टी है, जो कि कह रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि इस बार का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि जनसुराज जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है वो आ जाएगी, और वो सीधे तौर पे भाजपा और एनडीए को चुनौती दे रही है। क्या कहेंगी? देखिए, जनसुराज पार्टी की तरह ही एक पार्टी आप दिल्ली में आई, बहुत बड़े बड़े वादे किए उन्होंने, उनके भी मुख्यमंत्री बड़े ऑनेस्ट बने और लोगों को फ्री बिजली, फ्री ये ले लो, फ्री ले लो करके उन्होंने जीता। दिल्ली की जनता जब समझ गई तो आज उनकी स्थिति क्या है। प्रशांत किशोर जी कहाँ से उपजे हैं? हर दल में उन्होंने एक तरीके से मैनेजरी की है, हर दल को उन्होंने एक तरीके से उनका काम किया और उनका डेटा ले लिया, डेटा चुरा लिया, और उसके बल पर इन्होंने सोचा कि ये अपनी पार्टी खड़ी कर लेंगे। प्रशांत किशोर जी तो खुलेआम बोली लगा रहे हैं, हर उम्मीदवार से एक तय राशि ले रहे हैं और पैसे के बल पर टिकट दे रहे हैं। वो जनता के बीच उनका कुछ और चेहरा है, जनता के बीच वो स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी को भड़काते हैं वो, और उसके बाद वो अपनी बात करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे। जो आदमी पैसा लेकर के टिकट का बंटवारा करेगा वो क्या करेगा? वो क्या करेगा राज्य के लिए? वो क्या करेगा अपने विधानसभा के लिए? तो प्रशांत किशोर थोड़ा बहुत वोट काट लेंगे, ठीक है, लोग
विरोध में बातें सुनना पसंद करते हैं। तो जो विरोध में बातें सुनने आते हैं वो भीड़ जो होती है वो वोट में तब्दील नहीं होती है। वोट जब देना होता है तो लोग अपना पूरा समग्र विकास देखते हैं कि होने वाला नेता जो है वो कैसा है, वो देखते हैं और ये देखते हैं कि हम अपना वोट बर्बाद नहीं करें। तो जनता प्रशांत किशोर जी को वोट देके वोट बर्बाद नहीं करेगी। 2-4 10 हज़ार जो वोट इधर उधर वो कर पाएंगे वही होगा। अभी उनको मीलों चलना है, उनकी पार्टी को बहुत मेहनत करनी है। अभी तो जुमा कुछ दिनों की पार्टी है और वो एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने चले हैं बस। जो राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स हैं उनका कहना है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम है, क्योंकि पुराने कुछ बयानों में जो है प्रशांत किशोर जी ने मोदी जी को कहा था कि उनके जैसा नेता कोई नहीं है। हालांकि अब जब पुष्टि करने की कोशिश करते हैं मीडिया वाले तो वो इस बात में लड़खड़ा जाते हैं और इस बात के समर्थन या उसके विपक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आपको लगता है कि बी टीम की तरह काम कर सकते हैं? देखिए, बीजेपी को सच पूछे तो किसी बी टीम की ज़रूरत ही नहीं है। अब लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने बारे में ये फैला देते हैं कि हम बी टीम है। भाई आप बी टीम क्यों हो? अगर आपको ऐसे ही रहना तो आके हमें मिल जाओ ना, ए टीम में शामिल हो जाओ। हमें बी टीम की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारे लिए वो बी टीम क्या है? रही बात तो जो व्यक्ति अभी से अपने बयानों में लड़खड़ा रहा है तो उस व्यक्ति की कितनी विश्वसनीयता होगी? तो ऐसी कोई बी टीम नहीं है। वो अपने जद्दोजहद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। अस्तित्व बनाएं, अभी बहुत समय है। जहाँ तक आपने बताया बात योजनाओं के बारे में, तो सचमुच में अभी भी जो जीविका बहनें थीं उनको फिर से जो है कुछ राशि प्रदान की जा रही है और 6 महीने के बाद और ज़्यादा राशि दी जाएगी। जब आप क्षेत्र में भ्रमण करती हैं या फिर जो आपके पास रिपोर्ट्स पहुँचती होंगी तो किस तरह की प्रतिक्रिया आती है? देखिए, एक चीज़ मैं पहले भी मैंने कहा था कि एनडीए में महिला वोटर बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत काम हुए हैं। और महिला वोटर चाहे वो जीविका समूह हो, आशा समूह हो, ममता समूह हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या पंचायती स्तर पर जो महिलाएं सरपंच हैं, मुखिया हैं, प्रमुख हैं, तो वो सब त्रिस्तरीय पंचायत में महिलाओं के जो आरक्षण हुए उसके कारण आई। ये आरक्षण एनडीए सरकार ने दिया है। अभी महिला उद्यमी योजना के तहत ऋण दिया गया। अभी फिर एक जीविका दीदी के जरिए 10,000 दिया जाएगा। फिर आगे भी अगर वो अच्छा करेंगी तो पैसा दिया जाएगा। तो हर जगह उनको मार्केट दिया जा रहा है उनके प्रोडक्ट के सेल के लिए। तो महिलाओं को हर जगह योजनाओं का बहुत लाभ मिला है। इसलिए महिला वोटर तो एनडीए के साथ बहुत प्रमुखता से है। और उसके अलावे जो वोटर हैं उसमें भी हमारे कई कैडर वोटर हैं जो एनडीए के वोटर हैं। तो तमाम वोट आने से एनडीए की सरकार, मैं देख रही हूँ कि इसको बनने से कोई रोक नहीं सकता है। एनडीए की सरकार को बनने से कोई रोक नहीं सकता और महिला वोटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और पक्ष में हैं एनडीए के। उसके बाद एक बात जो मैं आपसे करना चाहूँगी कि आप एक जाना माना चेहरा हैं हमारे पूरे ज़िले से और एक अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो आपके प्रति है। और जब आप भाजपा से जुड़ती हैं तो आप एक ऐसा चेहरा आती हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि आप हमारे क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हो सकती हैं। इस विषय में क्या कहना है? देखिए, फिर मैं कहूँगी कि मैं भी एक महिला हूँ और महिलाओं को लगातार इधर एनडीए हो, मोदी सरकार हो, वो बढ़ा रही है। वो संगठन में महिलाओं को भागीदारी दे रही है, टिकट के बंटवारे में महिलाओं का ध्यान रख रही है। उन्होंने तो महिला आरक्षण दे भी दिया हुआ है जो अगले कुछ सालों में प्रभावी भी हो जाएगा। तो मैं भी मानती हूँ कि मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ। मैंने कई राज्यों में जा कर के चुनाव काम में मैंने मदद की है। मैंने चुनाव का कार्य किया है, प्रचार प्रसार जो होता है। कई राज्यों में जाके मैंने संगठनात्मक प्रवास भी किया है। तो निस्संदेह मुझे चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है, संगठन का क्या तरीका है, संगठन का क्या विस्तार है, संगठन की क्या दशा और दिशा है, क्या संगठन कैसे कार्य करता है, इन सब चीज़ों को मैंने सीखा है। और 25 सालों से मैं भाजपा में हूँ एकनिष्ठ होकर। मैं विचलित कभी नहीं हुई। मुझे जो मिला उसके लिए भी मैं भाजपा की ऋणी हूँ, जो नहीं मिला उसके लिए भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने इस बार यहाँ शहर से भाजपा के लिए अपनी उम्मीदवारी दी। कारण ये था कि कई लोग आते थे और कहते थे कि मैडम आप चुनाव लड़िए। ये जनता की तरफ से कहा गया मुझे। दूसरी बात ये हुई कि ये सीट पिछली बार अब दुर्भाग्यपूर्ण कहिए इसको कि हमारे भाजपा के कैंडिडेट हार गए। तो इस सीट पर भाजपा की फिर से जीत हो, इस सीट पर कब्जा हो, इसलिए
मुझे लगा कि शायद भाजपा नए चेहरे को मौका देगी, एक महिला को मौका देगी। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि मैं कभी किसी गुट में नहीं रही, मैं हमेशा भाजपा की सच्ची सिपाही रही हूँ। जो जिलाध्यक्ष ने, जो प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा उसको मैंने किया। तो पूरी तन्मयता से मैं एक भाजपाई हूँ और मैंने अपनी दावेदारी अपने नेताओं के सामने, शीर्षस्थ नेताओं के सामने रखी है। अगर वो उस पर विचार करते हैं और अगर मुझे मौका देते हैं तो मुझे यकीन है कि मैं ये सीट जीत कर दूंगी। लेकिन मैं स्पष्ट करूं कि मैं लड़ूंगी तभी जब मुझे पार्टी टिकट देगी। ये बातें तो हुई, लेकिन अब जाते जाते एक सवाल, चूँकि आप राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की सदस्य हैं, इसलिए जाहिर सी बात है भाजपा जो है वो अभी पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, फिर हमारे देश की तो है ही सबसे बड़ी पार्टी। तो आपसे एक सवाल हमारे बगल के राज्य से जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारे बिहार में अभी चुनाव है और लेकिन एक फ़िल्म आने वाली है द बंगाल फाइल्स, लेकिन खलबली बंगाल में मच गई है कि उनका ये कहना है कि चुनाव की वजह से भाजपा जो है कि वो ये सिनेमा रिलीज़ करा रही है, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि 5 सितंबर को देशव्यापी ये सिनेमा रिलीज़ हो रही है बंगाल को छोड़कर। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष चूँकि मुद्दा विहीन है, तो अफ़गानिस्तान में भूकंप आया है तो भाजपा जिम्मेदार है। बंगाल फाइल्स फिल्म किसी निर्माता निर्देशक ने बनाई, वो उसको जारी कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो वो भी भाजपा करवा रही है। अगर SIR हो रहा है तो भाजपा करवा रही है, कि ED के छापे पड़ रहे हैं तो भाजपा करवा रही है। यानी अगर कहीं कोई विदेश में कुछ हो जाता है तो वो भी भाजपा करवा रही है। तो ये मुद्दा विहीन विपक्ष का एक प्रलाप, कहिए इसको, कि ये प्रलाप है। भाजपा अपना पार्टी विस्तार कर रही है, भाजपा अपने चुनाव देख रही है। भाजपा को क्या पड़ी है कि वो ED तो CBI तो छापे परवाने में, तो फिल्म रिलीज करवाने में, क्या यही काम रह गया है भाजपा का? भाजपा के पास विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन का बहुत बड़ा काम है भाजपा के पास। तो इसलिए जो निर्माता निर्देशक कर रहे हैं वो चीज़ कि भाजपा करवा रही है, ये कहना बड़ा हास्यास्पद लगता है। और रही बात बंगाल फाइल्स की, बंगाल में थिएटर में आप मूवी दिखाने से अगर रोक देंगे, सच को जानने से रोक देंगे, तो OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी आ जाती है। और आप जिस मूवी को जितना रोकेंगे ना, उसको देखने वाले उतना बढ़ेंगे, उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है। तो आपने बंगाल में रोक दिया है ना, देखिएगा एक एक बंगाली उस फिल्म को देख लेगा। तो ये आप किसी के बोलने पर, किसी तरीके के किसी प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं लगा सकते हैं, वो भी आज के इस सोशल मीडिया के युग में। इसलिए इस बात से भाजपा कतई चिंतित नहीं है, न भाजपा ने रुकवाया है, न भाजपा दिखवाएगी। जिसको देखना होगा वो खुद देख लेंगे। उत्सुकता बढ़ेगी कि क्यों रोका गया, तो और ज़्यादा लोग देखेंगे। और बिहार चुनाव के तुरंत बाद फिर बंगाल का भी चुनाव आना है, तो क्या लगता है कि बिहार के चुनाव का जो परिणाम, जो भी परिणाम होगा, उसका फिर बंगाल के चुनाव पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल, जो भी सटे हुए राज्य होते हैं तो उनका जो बॉर्डर एरिया होता है ना, वो मिश्रित कल्चर का होता है, और वहाँ जो चुनाव का परिणाम होता है उसका असर दूसरी जगह पड़ता ही है। ईस्टर्न यूपी का बिहार में पड़ेगा, बिहार का थोड़ा बंगाल में, थोड़ा झारखंड में। तो ये चीज़ें होती है और जनता भी देखती है कि हाँ, पार्टियाँ किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उस तरीके से अपना वोट तय करती हैं। तो निस्संदेह बिहार चुनाव का थोड़ा बहुत परिणाम पड़ेगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन आसपास कोई चीज़ें होती है, कोई घटना होती है, तो उसका असर कम से कम नज़दीक के चीज़ों पर तो पड़ता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। जी, आपका भी, फर्स्ट लुक बिहार का भी बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के बीच बहुत ही जागरूकता के साथ खबरों को लेकर के आते हैं। आभार आपका। ये थी डॉक्टर ममता रानी हमारे साथ में, सारी बातें कर रही थी राजनीति से जुड़ी हुई और जो तमाम हलचल अभी चल रहे हैं पूरे देश भर में। और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।